पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे ट्रेट्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और मेंडल के फैक्टर्स का उसमें क्या रोल था। पर उस वक्त ये साफ नहीं था कि असल में वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। अगले 100 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार ये साबित हो गया कि ज़्यादातर जीवों में डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो सारी जानकारी कैरी करता है। वैसे तो लिविंग सिस्टम्स में 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में मास्टर ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, जबकि आरएनए भी कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन इसका असली काम एक मैसेंजर यानी संदेशवाहक की तरह होता है। इसके अलावा आरएनए एडेप्टर, स्ट्रक्चरल और कभी-कभी कैटालिटिक मॉलिक्यूल यानी रिएक्शंस को तेज करने वाले वर्कर की तरह भी काम करता है। इस पूरे चैप्टर में हम डीएनए का स्ट्रक्चर, उसका रेप्लिकेशन, कैसे डीएनए से आरएनए बनता है यानी ट्रांसक्रिप्शन, और कैसे प्रोटीन्स बनते हैं यानी ट्रांसलेशन को बहुत डिटेल में समझेंगे। बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की। डीएनए असल में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक बहुत लंबा पॉलीमर है। इसकी लंबाई इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर्स हैं। जैसे एक बैक्टीरियोफेज फाइंटर 174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बैक्टीरिया फेज लैम्डा के पास 48502 बेस पेयर्स हैं, जबकि बैक्टीरिया एशेरिचिया कोलाई में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं। अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारे हैप्लॉइड कंटेंट में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स मिलते हैं। अब थोड़ा गहराई में जाकर समझते हैं कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी कैसे होती है। एक न्यूक्लियोटाइड के 3 मेन हिस्से होते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोस शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस भी 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन्स यानी एडिनिन ए और ग्वानिन जी, और पिरिमिडिन्स यानी साइटोसिन सी, यूरेसिल यू और थाइमिन टी। याद रखना कि साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में होता है, लेकिन थाइमिन सिर्फ डीएनए में मिलता है और यूरेसिल सिर्फ आरएनए में। जब एक नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर के एक सी कार्बन से एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए जुड़ता है तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, जैसे एडिनोसिन या डीऑक्सी एडिनोसिन। और जब इस न्यूक्लियोसाइड के 5 प्राइम सी कार्बन पर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है फॉस्फोएस्टर लिंकेज के जरिए, तब जाकर बनता है एक पूरा न्यूक्लियोटाइड। 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में 3 प्राइम से 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़कर एक डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और ऐसे ही कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर एक लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तैयार कर देते हैं। इस चेन के एक सिरे पर 5 प्राइम एंड पर फ्री फॉस्फेट होता है और दूसरे 3 प्राइम एंड पर फ्री ओएच ग्रुप होता है। जो डीएनए की रीढ़ या बैकबोन होती है वो शुगर और फॉस्फेट से बनी होती है और नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ निकले हुए होते हैं। डीएनए और आरएनए में एक बड़ा फर्क ये भी है कि आरएनए में शुगर के 2 प्राइम पोजीशन पर एक एक्स्ट्रा -OH ग्रुप होता है और उसमें थायमीन की जगह यूरेसिल मिलता है, जिसे 5-मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं। डीएनए को सबसे पहले 1869 में फ्रेडरिक मीशर ने पहचाना था और उसे न्यूक्लिन नाम दिया था, लेकिन इसकी पेचीदा बनावट की वजह से इसे समझना बहुत मुश्किल था। आखिरकार 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के आधार पर डीएनए का मशहूर डबल हेलिक्स मॉडल पेश किया। इस मॉडल की सबसे बड़ी बात थी बेस पेयरिंग। इरविन चारगाफ ने बताया था कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन और थाइमिन का रेशियो और ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो हमेशा बराबर और 1 होता है। ये बेस पेयरिंग ही डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री बनाती है, जिसका मतलब है कि अगर आपको एक स्ट्रैंड के बेस पता है तो आप दूसरे स्ट्रैंड को आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी खूबी की वजह से डीएनए अपनी हूबहू कॉपी बना सकता है। वॉटसन और क्रिक के इस डबल हेलिक्स मॉडल की कुछ खास बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली ये कि ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना है, जहां बैकबोन शुगर फॉस्फेट की है और बेस अंदर की तरफ है। दूसरी बात, ये दोनों चेन्स एंटी पैरेलल होती हैं, यानी अगर एक चेन 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जा रही है तो दूसरी 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ होगी। तीसरी बात,
दोनों स्ट्रैंड्स के बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसकी वजह से हमेशा एक प्यूरिन के सामने एक पिरिमिडिन आता है और डीएनए की चौड़ाई हर जगह एक जैसी बनी रहती है। चौथी बात यह कि ये चेन्स राइट हैंडेड तरीके से कॉइल्ड होती हैं। इसकी एक पिच की लंबाई 3.4 नैनोमीटर होती है और हर टर्न में लगभग 10 बेस पेयर्स होते हैं, यानी 2 बेस पेयर्स के बीच की दूरी लगभग 0.34 नैनोमीटर होती है। हाँ बच्चों, तो चलिए डीएनए के स्ट्रक्चर की उन बारीकियों को आगे बढ़ाते हैं जो इसे इतना स्टेबल और यूनिक बनाती हैं। हमने देखा कि कैसे एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। इस डबल हेलिक्स में एक बेस पेयर दूसरे के ऊपर बिल्कुल एक सीढ़ी के पायदानों की तरह स्टैक्ड होता है। ये जो स्टैकिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ मिलकर डीएनए के हेलिक्स को बहुत ज्यादा मजबूती और स्टेबिलिटी देती है। इसी दौरान फ्रांसिस क्रिक ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा नियम दिया, जिसे हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। ये नियम हमें बताता है कि जेनेटिक जानकारी का बहाव कैसे होता है। पहले डीएनए से जानकारी आरएनए में जाती है, जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फिर आरएनए से जानकारी प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होती है, जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं। हालांकि कुछ वायरसेस में ये मामला उल्टा भी होता है, जहां जानकारी आरएनए से वापस डीएनए की तरफ बहती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स का। अगर हम इंसानों की एक सेल की बात करें तो उसमें मौजूद डीएनए की कुल लंबाई लगभग 2.2 मीटर होती है। अब आप सोचिए, एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक सेल के न्यूक्लियस का साइज सिर्फ 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो इतना लंबा 2.2 मीटर का धागा उसमें समाता कैसे है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पतंग की लंबी डोर को एक छोटी सी चरखी पर लपेट दिया जाता है। प्रोकैरियोट्स जैसे ई कोलाई में तो न्यूक्लियस नहीं होता, फिर भी उनका डीएनए बिखरा हुआ नहीं रहता। वहां डीएनए, जो कि खुद नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के साथ जुड़कर एक जगह सिमटा रहता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में ये पैकेजिंग बहुत ही एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स होती है। यहाँ कुछ खास किस्म के बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हिस्टोन्स कहा जाता है। हिस्टोन्स में लाइसिन और आर्जिनिन जैसे अमीनो एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स मिलकर एक गुच्छा बनाते हैं, जिसे हिस्टोन ऑक्टेमर कहते हैं। अब चूंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो इस पॉजिटिव ऑक्टेमर के चारों तरफ लिपट जाता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एक अकेले न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ऐसे कई न्यूक्लियोसोम्स की एक चेन होती है, जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। जब हम क्रोमैटिन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये धागे में पिरोए हुए मोतियों की तरह नजर आता है, जिसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। सेल डिवीजन के वक्त ये क्रोमैटिन और भी ज्यादा सिमटकर या कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना लेता है। इस ऊंचे लेवल की पैकेजिंग के लिए हमें कुछ और प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, जिन्हें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल एनएचसी प्रोटीन्स कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन के कुछ हिस्से ढीले बंधे होते हैं और हल्के रंग के दिखते हैं, जिन्हें यूक्रोमैटिन कहते हैं। ये एक्टिव होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। वहीं जो हिस्से बहुत कसकर बंधे होते हैं और गहरे रंग के दिखते हैं, उन्हें हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं, जो कि इनएक्टिव होते हैं। अब सवाल ये उठा कि क्या वाकई डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है? इसकी खोज के लिए कई साल लगे। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया, जिसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा जाता है। उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नाम के बैक्टीरिया पर काम किया, जो निमोनिया फैलाता है। इस बैक्टीरिया की 2 किस्में थीं। एक एस स्ट्रेन, जिसके चारों तरफ एक चमकदार कवच म्यूकस कोट था और ये जानलेवा था, और दूसरा आर स्ट्रेन, जो खुरदरा था और बीमारी नहीं फैलाता था। ग्रिफिथ ने जब जिंदा एस स्ट्रेन को चूहों में डाला तो चूहे मर गए, और जब आर स्ट्रेन डाला तो चूहे जिंदा रहे। फिर उन्होंने चालाकी की और एस स्ट्रेन को गर्म करके मार दिया, हीट किल्ड।
जब ये मरा हुआ एस स्ट्रेन चूहों में डाला गया तो चूहे नहीं मरे। लेकिन असली जादू तब हुआ जब उन्होंने मरे हुए एस स्ट्रेन और जिंदा आर स्ट्रेन को मिलाकर चूहों में इंजेक्ट किया। नतीजा ये निकला कि चूहे मर गए। और तो और, मरे हुए चूहों के शरीर से जिंदा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिले। इससे ग्रिफिथ ने ये निष्कर्ष निकाला कि मरे हुए एस स्ट्रेन में से कुछ ऐसा था जिसने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया और उसे एक खतरनाक कवच बनाने की काबिलियत दे दी। हालांकि ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए कि वो चीज असल में क्या थी। ग्रिफिथ ने ये तो बता दिया था कि कुछ न कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन वो चीज असल में क्या थी, प्रोटीन, डीएनए या आरएनए, इसका खुलासा ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लॉड और मैकलिन मैकार्टी ने अपने काम से किया। उन्होंने मरे हुए एस टाइप बैक्टीरिया से बायोकेमिकल्स को अलग किया और एक एक करके टेस्ट किया। उन्होंने देखा कि जब उन्होंने प्रोटीन तोड़ने वाले एंजाइम प्रोटीजेज या आरएनए तोड़ने वाले एंजाइम आरएनएजेज डाले तो भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुका। इसका मतलब था कि जेनेटिक मटेरियल न तो प्रोटीन था और न ही आरएनए। लेकिन जैसे ही उन्होंने डीएनएज डाला, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। इससे ये साफ हो गया कि डीएनए ही वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। हालांकि उस वक्त भी सारे साइंटिस्ट इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं थे। जेनेटिक मटेरियल के तौर पर डीएनए का आखिरी और पक्का सबूत 1952 में एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस के एक्सपेरिमेंट से मिला। उन्होंने ऐसे वायरसेस का इस्तेमाल किया जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जिन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। हर्शे और चेस ने चालाकी ये की कि कुछ वायरसेस को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 0.32p वाले मीडियम में उगाया और कुछ को रेडियो एक्टिव सल्फर 0.35s वाले मीडियम में। अब चूंकि डीएनए में फॉस्फोरस होता है पर सल्फर नहीं, इसलिए फॉस्फोरस वाला डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। दूसरी तरफ प्रोटीन में सल्फर होता है पर फॉस्फोरस नहीं, तो सल्फर वाले वायरस का प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव बन गया। इसके बाद उन्होंने इन रेडियो एक्टिव वायरसेस को ई कोलाई बैक्टीरिया पर छोड़ दिया। इन्फेक्शन के बाद उन्होंने एक ब्लेंडर चलाया ताकि वायरस के बाहरी कोट बैक्टीरिया से अलग हो जाए और फिर सेंट्रीफ्यूज करके भारी बैक्टीरिया को नीचे बैठा दिया। उन्होंने देखा कि जिन बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव डीएनए वाले वायरस ने इन्फेक्ट किया था वो खुद भी रेडियो एक्टिव हो गए थे, लेकिन जिन बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले वायरस ने इन्फेक्ट किया उनमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। इस हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट ने दुनिया को ये पक्का यकीन दिला दिया कि वायरस से बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ डीएनए जाता है, प्रोटीन नहीं। यानी डीएनए ही असली जेनेटिक मटेरियल है। अब मन में सवाल आता है कि आखिर डीएनए ही क्यों, आरएनए क्यों नहीं? इसके लिए एक मॉलिक्यूल को 4 कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। पहली ये कि वो अपनी फोटोकॉपी यानी रेप्लिकेशन कर सके। दूसरी ये कि वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल हो। तीसरी ये कि उसमें धीरे धीरे बदलाव यानी म्यूटेशन की गुंजाइश हो ताकि इवोल्यूशन हो सके। और चौथी ये कि वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स के रूप में खुद को एक्सप्रेस कर सके। अगर हम इन पॉइंट्स को देखें तो डीएनए और आरएनए दोनों रेप्लिकेशन और म्यूटेशन कर सकते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी के मामले में डीएनए बाजी मार ले जाता है। आरएनए में जो 2' OH ग्रुप होता है वो उसे बहुत रिएक्टिव और अस्थिर बना देता है, जबकि डीएनए केमिकली कम रिएक्टिव और ज्यादा स्टेबल है। यहां तक कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया को मारने वाली गर्मी भी डीएनए को खत्म नहीं कर पाई थी। डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमीन का होना भी उसे एक्स्ट्रा मजबूती देता है। आरएनए अस्थिर होने की वजह से बहुत तेजी से म्यूटेट होता है, इसीलिए आरएनए जीनोम वाले वायरसेस बहुत जल्दी बदलते हैं और कम समय तक जिंदा रहते हैं। आखिरकार जानकारी को सुरक्षित स्टोर करने के लिए डीएनए सबसे बेस्ट है, जबकि उस जानकारी को आगे भेजने और प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए ज्यादा बेहतर काम करता है। चलो बच्चों, अब हम इस चैप्टर के अगले और बहुत ही रोमांचक पड़ाव पर चलते हैं, जहां हम आरएनए वर्ल्ड और रेप्लिकेशन की गुत्थियों को सुलझाएंगे। अब तक हमने ये तो जान लिया कि डीएनए ही मास्टर जेनेटिक मटेरियल है, पर क्या आपको पता है कि सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा था? असल में वो आरएनए ही था। जीवन की जरूरी प्रक्रियाएं जैसे मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन और स्प्लिसिंग सब आरएनए के इर्द गिर्द ही विकसित हुई हैं। आरएनए न सिर्फ जानकारी रखता था बल्कि एक कैटलिस्ट की तरह काम भी करता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि कैटलिस्ट होने की वजह से आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव और अस्थिर था। इसीलिए इवोल्यूशन के दौरान आरएनए में कुछ केमिकल बदलाव हुए और उससे डीएनए बना जो कहीं ज्यादा स्टेबल है।
डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड होना और उसमें रिपेयर करने की काबिलियत उसे और भी सुरक्षित बनाती है। अब बात करते हैं उस जादुई प्रोसेस की जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। जब वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, तभी उन्होंने इशारा कर दिया था कि इसकी बेस पेयरिंग में ही फोटोकॉपी बनाने का राज छुपा है। उन्होंने बताया कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं और हर पुराना स्ट्रैंड एक टेम्पलेट यानी सांचे की तरह काम करता है, जिस पर एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है। जब यह प्रोसेस पूरा होता है तो नए बने डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड तो पुराना पेरेंटल होता है और एक बिल्कुल नया। इसी वजह से इस तरीके को सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। इस बात को साबित करने के लिए मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने 1958 में एक बहुत ही जीनियस एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ई कोलाई को कई पीढ़ियों तक एक ऐसे मीडियम में उगाया जिसमें नाइट्रोजन का भारी आइसोटोप 15N था। इससे बैक्टीरिया के डीएनए में ये भारी नाइट्रोजन समा गया। जब उन्होंने इस डीएनए को सीजियम क्लोराइड CaCl डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन से चेक किया तो ये नॉर्मल 14N वाले डीएनए से अलग और भारी निकला। फिर उन्होंने इन भारी डीएनए वाले बैक्टीरिया को नॉर्मल 14N वाले मीडियम में डाल दिया। 20 मिनट बाद यानी एक जनरेशन के बाद जब डीएनए चेक किया गया तो वो ना तो पूरी तरह भारी था और ना ही हल्का, वो एक हाइब्रिड या इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला डीएनए था। इसके अगली जनरेशन 40 मिनट के बाद उन्हें आधे हाइब्रिड और आधे हल्के डीएनए मिले। इस एक्सपेरिमेंट ने साफ कर दिया कि डीएनए वाकई सेमी कंजर्वेटिव तरीके से ही रेप्लिकेट करता है। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट टेलर और उनके साथियों ने विकिया फैबा पर रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज करके किया था। अब सवाल आता है कि ये सब होता कैसे है। इसके लिए सेल के पास एक पूरी मशीनरी और कई एंजाइम्स होते हैं। सबसे मुख्य एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये बहुत ही ताकतवर और तेज एंजाइम है। सोचिए, ई कोलाई में ये लगभग 2000 बेस पेयर्स हर सेकंड की रफ्तार से जोड़ता है और वो भी बिना किसी गलती के। अगर इसमें छोटी सी भी गलती हो जाए तो म्यूटेशन हो सकता है। ये प्रोसेस बहुत महंगा भी है क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी लगती है, जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स DNTPS से आती है। ये DNTPS दो काम करते हैं। एक तो ये ईंटों सबस्ट्रेट्स की तरह जुड़ते हैं और दूसरा इनके टर्मिनल फॉस्फेट टूटने से एनर्जी मिलती है, जैसे ATP में होता है। चूंकि डीएनए की पूरी लंबाई को एक साथ खोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी चाहिए, इसलिए रेप्लिकेशन एक छोटे से हिस्से में शुरू होता है जिसे रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज की एक शर्त है, ये सिर्फ 5 से 3 डायरेक्शन में ही नया स्ट्रैंड बना सकता है। इसकी वजह से रेप्लिकेशन फोर्क पर एक उलझन पैदा होती है। जिस स्ट्रैंड का टेम्पलेट 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ है, उस पर तो नया स्ट्रैंड बिना रुके यानी कंटिन्यूअस बनता है। लेकिन जिस स्ट्रैंड का टेम्पलेट 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में है, उस पर नया स्ट्रैंड छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है, जिसे डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन कहते हैं। इन छोटे टुकड़ों को बाद में डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम आपस में फेविकोल की तरह जोड़ देता है। एक और जरूरी बात यह है कि रेप्लिकेशन डीएनए में कहीं से भी शुरू नहीं हो सकता। इसके लिए एक खास जगह होती है जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। अगर ये ओरिजिन न हो तो रेप्लिकेशन शुरू ही नहीं होगा। इसीलिए जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी बाहरी डीएनए को जोड़ते हैं तो उसे ओरिजिन की जरूरत पड़ती है। साथ ही सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन का तालमेल बहुत जरूरी है। अगर डीएनए रेप्लिकेट हो जाए पर सेल डिवाइड न हो तो पॉलीप्लॉइडी जैसी गड़बड़ी हो सकती है। बिल्कुल बच्चों, तो चलिए अब हम ट्रांसक्रिप्शन या जहां डीएनए अपनी जानकारी को आरएनए के रूप में कॉपी करता है। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में एक बड़ा अंतर यह है कि रेप्लिकेशन में पूरा का पूरा डीएनए कॉपी होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा सेगमेंट और केवल एक ही स्ट्रैंड आरएनए में बदलता है। अब आप सोचेंगे कि दोनों स्ट्रैंड्स क्यों नहीं? इसके 2 सिंपल कारण हैं। पहला, अगर दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह काम करेंगे तो 2 अलग अलग तरह के आरएनए बनेंगे, जिनसे प्रोटीन्स भी अलग अलग बन जाएंगे और सेल की मशीनरी कंफ्यूज हो जाएगी। दूसरा, अगर 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए साथ बन गए तो वो आपस में जुड़कर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे,
जिससे प्रोटीन बनने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। तो आखिर सेल को कैसे पता चलता है कि कहाँ से शुरू करना है? इसके लिए डीएनए में एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है जिसके 3 हिस्से होते हैं, एक प्रोमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर। ट्रांसक्रिप्शन का सारा काम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम करता है। ये एंजाइम भी सिर्फ 5 से 3 डायरेक्शन में ही काम कर सकता है। इसीलिए डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3 से 5 है, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है। इसके उलट 5 से 3 पोलैरिटी वाला स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। मजेदार बात यह है कि कोडिंग स्ट्रैंड असल में किसी भी चीज को कोड नहीं करता, लेकिन सारे रेफरेंस पॉइंट इसी के हिसाब से दिए जाते हैं। जो सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड का होता है वही बिल्कुल नए बने आरएनए का भी होता है, बस थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। प्रोमोटर वो जगह है जहां आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता है और ये हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के 5 एंड पर होता है। वही टर्मिनेटर वो जगह है जहां ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है और ये 3 प्राइम एंड पर मिलता है। अब अगर हम जीन की बात करें तो जीन डीएनए का वो हिस्सा है जो किसी फंक्शनल प्रोडक्ट के लिए कोड करता है। प्रोकैरियोट्स में अक्सर पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स मिलते हैं, यानी एक ही यूनिट से कई प्रोटीन्स बन सकते हैं। लेकिन हम इंसानों जैसे यूकैरियोट्स में ये मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं। यहाँ एक और पेंच है, हमारे जीन्स स्प्लिट जीन्स होते हैं। इनमें काम के हिस्से जिन्हें एक्सॉन्स कहते हैं, उनके बीच में कुछ बेकार हिस्से घुसे होते हैं जिन्हें इंट्रॉन्स कहा जाता है। प्रोटीन बनने से पहले इन इंट्रॉन्स को निकालना बहुत जरूरी होता है। बैक्टीरिया की बात करें तो वहां 3 तरह के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। बैक्टीरिया में ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। पहला है इनिशिएशन। यहां आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर की मदद से प्रोमोटर को पहचानकर जुड़ता है। दूसरा है इलोंगेशन, जहां एंजाइम डीएनए को खोलता हुआ आरएनए की चेन लंबी करता जाता है। और तीसरा है टर्मिनेशन। जैसे ही एंजाइम टर्मिनेटर पर पहुंचता है, वो रो फैक्टर की मदद से अलग हो जाता है और नया बना आरएनए आजाद हो जाता है। बैक्टीरिया में तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ भी शुरू हो सकते हैं क्योंकि वहां न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन हम यूकैरियोट्स में ये मामला थोड़ा और पेचीदा और एडवांस होता है। हाँ बच्चों, तो चलिए अब यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की उन बारीकियों को समझते हैं जो इसे बैक्टीरिया से थोड़ा अलग और एडवांस्ड बनाती हैं। हमारे न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस थोड़ा और स्पेशलाइज्ड हो जाता है। बैक्टीरिया में तो सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज सारा काम कर देता था, लेकिन हमारे अंदर कम से कम 3 अलग-अलग आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। इनका काम बिल्कुल बटा हुआ है। आरएनए पॉलीमरेज एक आरएनएएस और 5.8S बनाता है। पॉलीमरेज 3 टीआरएनए, 5 SrRNA और SnRRNA बनाता है। और जो सबसे मुख्य है, आरएनए पॉलीमरेज 2 वो mRNA का कच्चा रूप यानी hnRNA बनाता है। यूकैरियोट्स में दूसरी बड़ी चुनौती है स्प्लिट जीन की। जो आरएनए न्यूक्लियस में पहले पहल बनता है, hnRNA, उसमें काम के हिस्से यानी एक्सॉन्स के बीच बीच में फालतू के हिस्से यानी इंट्रॉन्स फंसे होते हैं। ये hnRNA अभी किसी काम का नहीं है, इसलिए इसे 3 खास प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। स्प्लाइसिंग, यहाँ एक कैंची की तरह इंट्रॉन्स को काटकर निकाल दिया जाता है और एक्सॉन्स को एक खास तरतीब में जोड़ दिया जाता है। कैपिंग, hnRNA के 5 एंड पर एक अनोखा न्यूक्लियोटाइड मेथिल ड्यूनोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ा जाता है। टेलिंग, इसके 3 एंड पर लगभग 200 से 300 एडिनाइलेट रेजिड्यूज पॉली ए टेल जोड़ दिए जाते हैं। जब ये तीनों काम पूरे हो जाते हैं, तब जाकर ये बनता है mRNA, जो न्यूक्लियस से बाहर निकलकर प्रोटीन बनाने के लिए तैयार होता है। अब जब हमारे पास संदेश mRNA तैयार है, तो उसे पढ़ने के लिए एक भाषा की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड। बच्चों, ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि सिर्फ 4 बेसिस AGCU कैसे 20 अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए कोड कर सकते हैं। जॉर्ज गैमो नाम के एक फिजिसिस्ट ने बहुत बड़ा दिमाग लगाया और कहा कि अगर 4 बेसिस को 3-3 के ग्रुप में रखा जाए, 4 की घात 3, तो हमें 64 कोड्स मिलेंगे
जो 20 अमीनो एसिड्स के लिए काफी हैं। इस कोड को सुलझाने में हरगोबिंद खुराना और मार्शल निरेनबर्ग जैसे महान वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा हाथ था। इस जेनेटिक कोड की कुछ ऐसी खूबियां हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। ट्रिपलेट कोड हमेशा 3 अक्षरों का होता है। कुल 64 कोडॉन्स में से 61 अमीनो एसिड्स के लिए हैं और 3 कोडॉन्स UAA, UAG, UGA स्टॉप कोडॉन्स हैं जो किसी के लिए कोड नहीं करते। डीजेनरेट कुछ अमीनो एसिड्स इतने लकी होते हैं कि उन्हें एक से ज्यादा कोडॉन्स कोड कर सकते हैं। यूनिवर्सल ये कोड पूरी दुनिया में एक ही भाषा बोलता है। बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक UUU हमेशा फिनाइल एलेनिन PHE ही बनाएगा। ड्यूअल फंक्शन ऑफ AUG ये कोड बहुत खास है। ये मेथायोनिन मेट के लिए कोड तो करता ही है, साथ ही ये स्टार्ट कोडॉन इनिशिएटर का काम भी करता है, यानी प्रोटीन बनने की शुरुआत यहीं से होती है। चलो बच्चों, अब हम जेनेटिक कोड की समझ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगर इन कोड्स में कोई छेड़छाड़ हो जाए तो क्या होता है। इसे हम म्यूटेशंस कहते हैं। सोचिए अगर DNA की एक लंबी चेन में सिर्फ एक बेस बदल जाए, जिसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, तो पूरा अमीनो एसिड बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सिकल सेल अनीमिया, जहां हीमोग्लोबिन की चेन में सिर्फ एक बेस बदलने से इंसान बीमार हो जाता है। वहीं अगर हम एक या दो बेस को बीच में डाल दें या निकाल दें तो उसके आगे का पूरा रीडिंग फ्रेम ही बदल जाता है, जिसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी वाक्य के बीच में एक नया अक्षर डाल देने से आगे के सारे शब्दों का मतलब बिगड़ जाए। जब सेल के अंदर प्रोटीन बनाने की तैयारी शुरू होती है तो सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि DNA का संदेश mRNA के रूप में तो नाइट्रोजन बेस की भाषा में है, लेकिन प्रोटीन अमीनो एसिड की भाषा से बनता है। इन दोनों भाषाओं को जोड़ने के लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, जिसे हम tRNA ट्रांसफर RNA कहते हैं। फ्रांसिस क्रिक ने इसे एडेप्टर मॉलिक्यूल कहा था, क्योंकि ये एक तरफ से कोड को पढ़ता है और दूसरी तरफ से सही अमीनो एसिड को पकड़ कर ले आता है। tRNA की बनावट बड़ी दिलचस्प है। इसके एक सिरे पर एंटी कोडॉन होता है जो mRNA के कोड से मैच करता है और दूसरे सिरे पर वो अमीनो एसिड को चिपका लेता है। सेल में हर अमीनो एसिड के लिए अलग अलग tRNA होते हैं। जब काम शुरू करना होता है तो एक खास इनिशिएटर tRNA आता है। ये प्रक्रिया तब शुरू होती है जब अमीनो एसिड्स को एनर्जी ATP देकर चार्ज किया जाता है, जिसे अमीनो एसिलेशन कहते हैं। असली जादू तब होता है जब ये चार्ज्ड tRNA और mRNA सेल की प्रोटीन फैक्ट्री यानी राइबोसोम पर मिलते हैं। राइबोसोम के 2 हिस्से होते हैं। जब छोटा हिस्सा mRNA से जुड़ता है तो ट्रांसलेशन का काम शुरू हो जाता है। राइबोसोम के बड़े हिस्से में 2 ऐसी जगहें होती हैं जहां 2 tRNA एक साथ बैठ सकते हैं। जब 2 भरे हुए tRNA पास आते हैं तो उनके बीच एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। धीरे धीरे राइबोसोम mRNA पर एक एक कदम आगे बढ़ता रहता है। नए tRNA आते रहते हैं और अमीनो एसिड्स की एक लंबी चेन पॉलीपेप्टाइड बनती जाती है। ये तब तक चलता है जब तक राइबोसोम स्टॉप कोडॉन तक नहीं पहुंच जाता। वहां पहुंचते ही एक रिलीज फैक्टर सब कुछ अलग कर देता है और हमारी प्रोटीन चेन तैयार हो जाती है। लेकिन क्या सेल हमेशा हर प्रोटीन बनाता रहता है? बिल्कुल नहीं। इसे ही जीन रेगुलेशन कहते हैं। सेल बड़ा स्मार्ट है। वो जरूरत पड़ने पर ही किसी जीन को ऑन या ऑफ करता है। जैसे हमारे घर में लाइट का स्विच होता है, वैसे ही प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया में ऑपरेटर और रिप्रेशर होते हैं। अगर सेल को किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं है तो एक रिप्रेशर प्रोटीन जाकर ऑपरेटर पर बैठ जाता है और काम रोक देता है। यूकैरियोट्स इंसानों जैसे जीवों में ये कंट्रोल और भी एडवांस होता है, जहां mRNA बनने से लेकर उसके न्यूक्लियस से बाहर जाने तक के हर कदम पर सेल निगरानी रखता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण लैक्टोज लैक ओपरॉन में देखने को मिलता है, जहां बैक्टीरिया तभी एंजाइम बनाता है जब उसे लैक्टोज को पचाने की जरूरत होती है। बैक्टीरिया में जब लैक्टोज मौजूद होता है
तभी वो उसे तोड़ने वाले एंजाइम्स बनाता है। लैक ऑपरॉन में एक आई जीन होता है, एक प्रमोटर, एक ऑपरेटर और 3 स्ट्रक्चरल जीन्स Z, Y, A होते हैं। नॉर्मल हालात में रिप्रेशर ऑपरेटर से जुड़ा रहता है और जीन्स को काम नहीं करने देता। लेकिन जैसे ही इंड्यूसर आता है, वो रिप्रेशर को पकड़ लेता है और ऑपरेटर खाली हो जाता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज अपना काम शुरू कर देता है और एंजाइम्स बन जाते हैं। इसे नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं, क्योंकि यहां रिप्रेशर सिस्टम को बंद रखता है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस चैप्टर के सबसे बड़े और मेगा प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जिसने बायोलॉजी की दुनिया ही बदल दी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP। इसे मेगा प्रोजेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी स्केल बहुत ही विशाल थी। इंसान के हैप्लॉइड जीनोम में लगभग 3 गुणा 10 की घात 9 बेस पेयर्स होते हैं। अगर एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने का खर्चा $3 मान लें, तो पूरे प्रोजेक्ट की कीमत लगभग $9 बिलियन बैठती। और डेटा इतना ज्यादा था कि अगर हम इसे किताबों में छापते, जहां हर पेज पर 1000 अक्षर हों और हर किताब में 1000 पेज, तो हमें 3300 ऐसी किताबों की जरूरत पड़ती। इसी डेटा को संभालने के लिए कंप्यूटर का सहारा लिया गया, जिससे बायोलॉजी की एक नई ब्रांच पैदा हुई, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ये प्रोजेक्ट 1990 में शुरू हुआ और 2003 में जाकर पूरा हुआ। इसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने मिलकर चलाया था, जिसमें बाद में यूके के वेलकम ट्रस्ट और जापान, फ्रांस, जर्मनी और चीन जैसे देशों ने भी हाथ बटाया। इसके मेन गोल्स ये थे कि इंसानी डीएनए के सभी 20,000 से 25,000 जीन्स का पता लगाया जाए, पूरे 3 बिलियन बेस पेयर्स का सीक्वेंस जाना जाए और इस जानकारी को डेटाबेस में स्टोर किया जाए ताकि बीमारियों के इलाज और रिसर्च में मदद मिल सके। अब वैज्ञानिकों के सामने सवाल था कि इसे करें कैसे। इसके लिए उन्होंने 2 तरीके अपनाए। पहला था एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ESTS, जिसमें सिर्फ उन हिस्सों को सीक्वेंस किया गया जो आरएनए बनाते हैं। दूसरा था सीक्वेंस एनोटेशन, जिसमें पूरे जीनोम, काम का और बिना काम का दोनों को सीक्वेंस किया गया और बाद में उनके फंक्शन पहचाने गए। इसके लिए पूरे डीएनए को छोटे टुकड़ों में काटा गया और फिर उन्हें बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, BAC, और येस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, YAC, जैसे होस्ट्स में डालकर क्लोन किया गया। फिर फ्रेडरिक सेंगर के ऑटोमेटेड सीक्वेंसर की मदद से इन्हें पढ़ा गया और कंप्यूटर एल्गोरिदम के जरिए ओवरलैपिंग सीक्वेंस के आधार पर सजाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रोमोसोम 1 को सीक्वेंस करने में सबसे ज्यादा वक्त लगा और ये मई 2006 में जाकर पूरा हुआ। जब HGP के नतीजे सामने आए तो दुनिया हैरान रह गई। हमें पता चला कि इंसानी जीनोम में कुल 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स हैं। एक औसत जीन में लगभग 3000 बेसेस होते हैं, लेकिन डाइस्ट्रोफिन जैसे जीन्स में तो 2.4 मिलियन बेसेस तक होते हैं। पहले हमें लगता था कि हमारे पास बहुत जीन्स हैं, पर असल में सिर्फ 30,000 जीन्स ही निकले। मजेदार बात यह है कि पूरे जीनोम का 2% से भी कम हिस्सा प्रोटीन बनाता है और 99.9% डीएनए तो हर इंसान में बिल्कुल एक जैसा होता है। जो फर्क है वो सिर्फ 0.1% का है। साथ ही हमें 1.4 मिलियन ऐसी जगहें मिली जहां सिर्फ एक बेस का फर्क होता है, जिन्हें SNPs कहते हैं। इसी जानकारी ने जन्म दिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। एलेक जेफरीज ने देखा कि हमारे डीएनए में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जिन्हें रिपीटिटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। इन्हें डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन से अलग किया जा सकता है। इसमें जो छोटे छोटे रिपीट होते हैं उन्हें VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कहते हैं, क्योंकि हर इंसान में इन रिपीट्स की संख्या और लंबाई अलग होती है, सिवाय जुड़वां बच्चों के। इसलिए ये एक इंसान की पहचान बन सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स बड़े सिंपल हैं। सबसे पहले डीएनए को अलग करो, फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उसे टुकड़ों में काटो। इन टुकड़ों को इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए साइज के हिसाब से अलग करो और फिर एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर दो, साउदर्न ब्लॉटिंग। इसके बाद रेडियो एक्टिव VNTR प्रोब की मदद से उन्हें हाइब्रिडाइज करो और आखिर में एक्सरे फिल्म ऑटो रेडियोग्राफी पर देख लो। आपको डार्क बैंड्स की एक पट्टी दिखेगी जो हर इंसान के लिए यूनिक होगी।
आज इसी तकनीक का इस्तेमाल करके हम क्रिमिनल केसेस सुलझाते हैं, बाप बेटे के रिश्तों, पैटर्निटी का पता लगाते हैं और आबादी के इवोल्यूशन को समझते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की गहराई और इस पूरे सफर के निचोड़ को समझेंगे। हमने अभी जाना कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम उन रिपीट होने वाले सीक्वेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें वीएनटीआर कहते हैं। ये वीएनटीआर हर इंसान के लिए इतने यूनिक होते हैं कि ये एक जेनेटिक पासपोर्ट की तरह काम करते हैं। जब हम ऑटो रेडियोग्राफी के बाद एक्सरे फिल्म को देखते हैं तो हमें अलग अलग साइज के बैंड्स दिखाई देते हैं। ये बैंड्स हर इंसान के लिए एक खास पैटर्न बनाते हैं। अगर हमें किसी क्रिमिनल केस को सुलझाना है तो हम क्राइम सीन से मिले डीएनए के बैंड्स को संदिग्ध लोगों के डीएनए बैंड से मैच करते हैं। जिसकी पट्टी क्राइम सीन वाले डीएनए से मिल गई, समझो वही गुनहगार है। इसी तरह बच्चे के डीएनए बैंड्स हमेशा माता पिता के बैंड्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, जिससे पिता की पहचान करना बहुत आसान हो जाता है। आज के दौर में फोरेंसिक साइंस जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझने और एंथ्रोपोलॉजी में ये तकनीक एक वरदान साबित हुई है। जब हम इनका ऑटो रेडियोग्राम देखते हैं तो हमें अलग अलग साइज के बैंड्स दिखाई देते हैं। इन बैंड्स का साइज 0.1 से 20 किलोबाइट तक हो सकता है। ये पैटर्न हर इंसान के लिए इतना अनोखा होता है कि सिवाय आइडेंटिकल ट्विन्स एक जैसे जुड़वा के ये किसी और में सेम नहीं मिल सकता। आज के समय में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अगर हमें बहुत कम मात्रा में भी डीएनए मिले, जैसे क्राइम सीन पर मिला एक बाल या खून की बूंद, तो हम उसे बढ़ाकर टेस्ट कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से हम सिर्फ क्रिमिनल्स को ही नहीं पकड़ते, बल्कि म्यूटेशंस और पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी को भी समझते हैं। इसी के साथ बच्चों, हमारा ये पूरा चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस खत्म होता है। हमने छोटे से डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से शुरू किया था और इंसान के पूरे जीनोम की मैपिंग और फिंगरप्रिंटिंग तक का सफर तय किया। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारी छोटी सी छोटी जानकारी हमारे सेल्स के अंदर कितनी खूबसूरती से पैक और कंट्रोल की जाती है। उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और अब आप एग्जाम में इसे फोड़ने के लिए तैयार हैं।